हाय राहुल, वेलकम टू बीक्यू प्राइम हिंदी। आपको और हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा। राहुल, आज आप पहली बार बीक्यू प्राइम हिंदी के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी पूरी टीम और दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका बाजार पर नजरिया जानना चाहेंगे। 2023 में आपको बाजार कैसा लग रहा है? किस तरह के रिटर्न्स आपको आते हुए दिख रहे हैं बाजार से? नियति, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपको और आपकी टीम, परिवार और दर्शकों को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर पिछले 12-15 महीने में अगर हेडलाइन इंडेक्स देखें तो आपको लगेगा कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन इस दौरान इतना कुछ हो गया है दुनिया में कि हेडलाइन इंडेक्स फ्लैट होते होते हुए भी पॉइंट टू पॉइंट, जब हम इंट्रा ईयर ड्रामा की बात करते हैं तो काफी था। 2023 आई थिंक विल बी चैलेंजिंग। इसके दो हिस्से हैं, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ विल बी अ लिटिल मोर चैलेंजिंग, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए हैं यूएस में भी और इंडिया में भी, उनका पूरी तरह से अभी तक इकोनॉमिक इम्पैक्ट महसूस नहीं हुआ है, इकोनॉमी पे भी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी। ये एक लैग इफेक्ट के साथ आता है। तो मुझे लगता है कि जो जीडीपी फोरकास्ट हैं अभी काफी लोगों के, इंडिया के 6-6.5%, वो हो सकता है कि 5.5-6% तक आ जाए, तो 50 बेसिस पॉइंट नीचे रिवाइज हो जाए। और ऑब्वियसली क्योंकि ब्याज दर बड़े हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ऊपर चला जाता है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी उसका एक रिजल्टेंट इम्पैक्ट आ जाता है। तो मुझे लगता है कि पहला हाफ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। दूसरा हाफ थोड़ा इंटरेस्टिंग रह सकता है, क्योंकि मॉनसून के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि सारी पार्टियां इंडिया में इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू कर देंगी, क्योंकि जनरल इलेक्शंस के लिए कुछ 7-8 महीने रह जाएंगे। तो उसके चलते मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी हद तक बढ़ सकती है। तो आई थिंक देयर विल बी अ सपोर्ट टू द इकोनॉमी फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। हम बात कर रहे थे बिफोर द शो अबाउट क्रूड। सबसे बड़ा पॉजिटिव नियति ये है कि जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन और रशिया का, आपको याद होगा, क्रूड 125 से 130 के आसपास चला गया था। वो अब 75, 80, 85 के आसपास है, विच इज अ रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल प्लेस टू बी, विच मींस इंक्रीमेंटली इन्फ्लेशन विल आल्सो कम डाउन। तो पहले हाफ में इंटरेस्ट रेट हाइक्स का इंपैक्ट होगा तो चैलेंजिंग होगा। सेकेंड हाफ में मुझे लगता है इन्फ्लेशन वुड बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। इंटरेस्ट रेट हाइक्स रुक चुके होंगे, शायद कटने भी चालू हो जाए, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सपोर्ट करेगी। मुझे लगता है ब्रॉडली फॉर द ईयर नियति, हम एक 15,500-16,000 नीचे की तरफ से और 19,000 ऊपर की तरफ से, इस रेंज में आई थिंक निफ्टी मेरे ख्याल से पूरा साल बिता देगा। स्टॉक्स खरीदने के आपको भरपूर मौके मिलेंगे, बट आई डोंट थिंक द निफ्टी इज गोइंग टू ब्लो आउट ईदर वेज, ईदर ऑन द वे अप और ऑन द वे डाउन। अच्छा, अभी बहुत सारा चैटर चल रहा है राहुल की। भारत के जो बाजार हैं उसके वैल्यूएशंस काफी महंगे लग रहे हैं। आपको भी लगता है ये सेम बात? बिल्कुल। आई थिंक हिस्टोरिकली अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस काफी हद तक एक्सपेंसिव लगते हैं, और इसकी एक वजह है नियति। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन किया था, तो उस वक्त टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो साइज थी वो करीबन 5 लाख करोड़ की थी। हम्म। आज टॉप 5 में एक एक म्यूचुअल फंड की साइज 5-5 लाख करोड़, कुछ 6, कुछ 7 लाख करोड़ है। तो क्या हो रहा है कि जब पैसे आ रहे हैं तो फंड मैनेजर्स टिपिकली उन्हीं स्टॉक्स को खरीद रहे हैं जहां पे उनको कंफर्ट दिखे, तो वो प्राइस ऑब्वियसली काफी हद तक बढ़ जाता है। एनालिस्ट अर्निंग्स नहीं खींच पाते, तो उनको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो खींचने पड़ते हैं। या तो आप स्टॉक्स को, जो आपका वैल्यूएशन होराइजन है, या तो वो बढ़ा दीजिए या पी रेशियो बढ़ा दीजिए, क्योंकि अर्निंग्स तो आपकी उतनी ही आनी है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली अगर हम हिस्टोरिकली कंपेयर करें, या अगर हम एशियन पीयर्स या इवन ग्लोबल पीयर्स से कंपेयर करें, मुझे लगता है कि देर इज अ केस दैट इंडिया इज ट्रेडिंग एनीवेयर बिटवीन 10 to 15% प्रीमियम टू वेर इट शुड बी ऑन फेयर वैल्यू। बट नियति, जैसा आप जानते हैं, मार्केट्स कभी फेयर वैल्यू पे ट्रेड नहीं करते, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे करते हैं। तो आई थिंक एट दिस मोमेंट माई टिल्ट इज अ लिटिल टू द डाउन साइड एज अपोज टू द अपसाइड। बट येस, देर इज सर्टेनली अ वैल्यूएशन कंसर्न ऑन एग्रीगेट इन द मार्केट। क्योंकि आप ग्लोबल डेवलपमेंट्स को काफी क्लोजली वॉच करते हैं, तो ये बताइए कि अब ये जो रूस और यूक्रेन का वॉर है, क्या वो नॉन इवेंट हो गया, या इस साल भी इसका असर भारत पर देखने को मिलेगा, या ग्लोबल बाजारों पर देखने को मिलेगा? देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है कमोडिटीज पे। एक तो जो क्रूड पे होता है, क्योंकि वी ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट रशिया इज फ्रॉम अ पाइपलाइन पर्सपेक्टिव। दूसरा, वीट, गेहूं एक्सेट्रा, अ लॉट ऑफ अदर कमोडिटीज विच आर ईदर सेंट्रिक टू यूक्रेन और टू रशिया। और पिछले साल हमने देखा था कि काफी हद तक जो एग्री कमोडिटीज थे, जो या तो यूक्रेन और रशिया में बन रहे थे, वीट इज अ प्राइम एग्जाम्पल, या तेल जो रशिया का है, ये दोनों काफी हद तक बढ़ चुके थे। इसका एक ही डेल्टा हो सकता है, इसका एक ही नेगेटिव हो सकता है कि ये
जो पाइपलाइंस की हम बात करते हैं, विच रशिया यूजेस टू सप्लाई टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, अगर वहां पे कहीं पे डिसरप्शन आ जाए और क्रूड 100 के आसपास चला जाए तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। द एरिया सोन अंडर द यूक्रेनियन टेरिटरी, अगर वो थोड़ी और कम हो जाए और फार्मर्स वहां पे ज्यादा सो नहीं कर पाए तो वीट वगैरह पे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। इज द वर्स्ट बिहाइंड अस? आई थिंक सो, that I have no doubt. But is it already a non-event? I would hasten to call that. हालांकि अभी 36 आर का एक सीज फायर अनाउंस किया है रशिया ने, लेकिन देखिए भारत के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि हम एक्चुअली रशिया से $60 पे इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो टेक्निकली वो इतना हमें इट्स ओनली फॉर दैट रिमेनिंग क्वांटिटी दैट वी डोंट सोर्स फ्रॉम रशिया दैट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई डोंट थिंक इट्स अ नॉन इवेंट जस्ट येट। इसीलिए मैंने कहा कि इन्फ्लेशन माइट कंटिन्यू टू बी अ बिट ऑफ अ पेन पॉइंट इन द फर्स्ट 3 4 5 months ऑफ दिस ईयर एंड इट लीज आउट एज टाइम गोज ऑन, बट कहीं ना कहीं ये युद्ध रुकेगा नहीं है, एंड आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्ली बिहाइंड अस, बट टू अर्ली टू कॉल वेदर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस वॉर आर बिहाइंड अस। ऑलराइट, सो अब क्योंकि अर्निंग सीजन अब चालू हो गया है, ग्लोबल मंदी की आहट है, बजट की उम्मीदें हैं और तमाम घरेलू ट्रिगर्स के बीच में आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ कैसी आती हुई दिख रही है? देखिए एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स तो एक चैलेंज होगा नहीं थी, पर्टिकुलरली फॉर आईटी सर्विसेज, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आईटी सर्विसेज की बल्क ऑफ द रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आती है, और अगर वो दो कॉन्टिनेंट्स रिसेशन या स्लो डाउन में चले गए तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर अर्निंग्स पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। इशू ये होगा नियति के मार्केट स्टैंड पॉइंट से बैंक क्रेडिट ग्रोथ कितनी होगी, बैंक्स की अर्निंग्स कितनी होगी, बिकॉज बीएफएसआई की जो वेटेज है इंडेक्स में वो करीबन 35-40% है, तो मार्केट विल मूव वन वे और द अदर बेसिस द बैंक निफ्टी। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ जो हम बात कर रहे हैं वो 10 से 12% पे गिर जाए और थोड़ी एसेट क्वालिटी कंसर्न्स आ जाए, विच आई थिंक द मार्केट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, तो वो एक थोड़ा चैलेंज हो जाता है। एंड इमीडिएटली हमें कोई साइंस नहीं दिख रहे जो रूरल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग कर रही है। तो 80% का जो आपका मार्केट है नियति वो है बीएफएसआई, आईटी, एफएमसीजी और रिलायंस। तो अगर हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो इन चारों को बहुत जोर से फायर करना पड़ेगा फॉर द एग्रीगेट अर्निंग्स टू गो अप। मुझे लगता है कि अगले साल विच इज FY24, FY23 ऑलमोस्ट अभी 2-2.5 महीने रह चुके हैं, लेकिन FY24 की अर्निंग्स की बात करें तो मुझे लगता है कि वी वुड बी लकी इफ वी गेट अवे विद समवेयर बिटवीन 12 to 14% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक दैट द मार्केट इज अ लिटिल ओवर वैल्यूड राइट नाउ। तो या तो अर्निंग्स पॉजिटिवली सरप्राइज कर दें या भाव थोड़ा करेक्ट हो जाए, थोड़ा एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो जैसे हम बोलते हैं मजा आ जाएगा स्टॉक सिलेक्ट करने में। तो आई थिंक वो लेवल मेरे हिसाब से हो सकता है कहीं 16,000 के आसपास निफ्टी पे। आई थिंक स्टॉक्स वुड कम डाउन टू वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स, इवन फैक्टरिंग इन द कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस राहुल, और मजा आ जाना चाहिए आपको। किन किन पॉकेट्स में या किन सेक्टर्स में या क्या थीम्स पे आप प्ले करेंगे, किन पर आप बुलिश हैं, किन पर आप बेयरिश हैं 2023 के लिए? देखिए सबसे बड़ा सेक्टर जो मेरा लार्ज कैप पे कॉल होगा वो होगा सीमेंट। जैसे मैंने आपको चर्चा की स्टार्ट में भी कहा था, इलेक्शन प्री इलेक्शन ईयर है और जैसे जैसे साल बढ़ेगा, आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस थे किस तरह के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे और इंफ्रा पे कितना फोकस किया गया था। तो आई थिंक ये पैन इंडिया काफी हद तक, बिकॉज द रूलिंग पार्टी करंटली कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द कंट्री, तो आई थिंक काफी हद तक प्रोजेक्ट्स बहुत ब्रेक नेक स्पीड पे अनाउंस हो सकते हैं। तो उसका सेकंड ऑर्डर बेनिफिशियरी ऑब्वियसली सीमेंट रहेगा, and there is a large entrant that has come into this space as well through a recent acquisition. तो आई थिंक यहाँ पे एक ओवरवेट स्टांस हो सकता है। दूसरा है केमिकल्स। आपको याद होगा जब लॉकडाउन चालू हुआ था तो एक बहुत बड़ी थीम हो गई थी चाइना प्लस वन के बारे में बात करके, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में कुछ खास किया नहीं है। जो लॉकडाउन का जो पहला 1 साल था वहां पे काफी हद तक री रेटिंग हो चुकी थी, तो केमिकल्स एक इंटरेस्टिंग पॉकेट हो सकता है। और जैसे मैंने कहा अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी हद तक बढ़ जाए और उसका एक थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट रूरल वेजेस पे आ जाए, तो hopefully in the second half of the year you could see a return of FMCG stocks like Lever, Dabur, Britannia, etc. So I think cement would probably be my number one, chemicals, and maybe for the second half of the year you could look at playing consumer. One dark horse of the year नियति हो सकता है कि pharmaceutical sector हो, domestic pharma particularly, names like Cipla, JD Chemicals, वहां मुझे लगता है अभी भी 12 से 15% की अर्निंग्स ग्रोथ आने की संभावना है और उसके चलते वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये कुछ 3-4 पॉकेट्स हैं मुझे लगता है जो अभी भी आज की डेट में अगर आपका इवन 1 ईयर to 15 months का होराइजन है, आप कंफर्टेबली इन स्टॉक्स और सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं। कोई सेक्टर्स जिन पर आप बिल्कुल एकदम आउटराइटली नेगेटिव हो? IT नियति, pretty much IT. Metals will be a trade for me because वो इतना चाइना सेंट्रिक है
और हमें इस वक्त पता ही नहीं है कि चाइना में क्या हो रहा है, चाहे वो डेटा वहां से निकल के आ रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, लॉकडाउन कैसे हो रहे हैं, किन शहरों में किन गाँव में क्या हो रहा है। तो it's a very tough call to take. So you cannot really take a call on global commodities unless you take a call on China. But that at best is a trade. I don't think वो एक बड़ा investment या portfolio hold बढ़ जाता है. You can trade and trade out, but I think the biggest avoid for the next year, I would say being neutral to underweight would be on the IT sector. राइट, तो अब बजट आने वाला है राहुल, वित्त मंत्री के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? कोई बड़े अनाउंसमेंट्स की आप उम्मीद लगा रहे हैं या फिर आपकी कोई विश लिस्ट? विशलिस्ट तो नियति हर एक टैक्स पेयर की रहती है कि हमारे टैक्स रेट्स कम हो जाए, पर वो ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है। बट यू नो ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक हो सकता है, क्योंकि ये एक प्री इलेक्शन ईयर है और रिसेंटली आप जैसे आपने कहा कि अभी तो बजट आने वाला है, लेकिन पार्लियामेंट से ऑलरेडी 3 लाख करोड़ का अप्रूवल ले लिया फॉर एडिशनल स्पेंडिंग वित्त मंत्री ने। तो ऑब्वियसली एक तरफ से ध्यान आता है कि हो सकता है कि कुछ सब्सिडीज या रूरल हेल्प की बात हो। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट में थोड़ा स्लिपेज हो। इट ऑल डिपेंड्स टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस दे हैव फॉर टैक्स रेवेन्यू। जीएसटी कलेक्शंस आई एम श्योर यू आर ट्रैकिंग, दे हैव बीन प्रीटी गुड एट ऑलमोस्ट 1.4 to 1.5 lakh crores every month. लेकिन नॉन जीएसटी टैक्स कलेक्शन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आरबीआई का डिविडेंड क्या अज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट चॉपी रहा नियति, आई डोंट थिंक ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट्स होंगे। हम हमेशा बैंक प्राइवेटाइजेशन, पीएसयू बैंक प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फॉर दैट यू नीड अ वेरी वेरी कंड्यूसिव मार्केट एनवायरनमेंट, एंड इफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू गो इनटू अ स्लो डाउन, वो शायद आपको मार्केट एनवायरनमेंट मिले ना। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव फिस्कल डेफिसिट, आई वुड वॉच आउट फॉर दैट नंबर, but be ready for some tinkering on subsidies and probably some things that are very relatively pro rural. हो सकता है कि उसका इफेक्ट थोड़े लैग के बाद मिले। और आई थिंक क्योंकि प्रधानमंत्री ने आई थिंक पिछले 3-4 सालों में डिफेंस की बहुत चर्चा की है, तो आई थिंक हो सकता है कि वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स दे सके। आई वुड बी वेरी हैप्पी नियति इफ एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड जो सबसे लो टैक्स पेइंग सिटीजन है, अगर उसको थोड़ी रिलीफ मिल जाए ना, तो वो कंजम्पशन में आ सकता है। So I think if you can, if the government believes it has a little bit of room to increase the threshold of income that they tax, that could actually be very very interesting, because जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम बल्क में शॉपिंग करते हैं। When somebody at the bottom of the pyramid is shopping, उसकी कंजम्पशन वेलोसिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि वो इतना ही खरीदता है जितना उसे यूज करना होता है। तो आई थिंक उसके हाथ में अगर आपने थोड़ा पैसा दे दिया, तो वो वेलोसिटी ऑफ कंजम्पशन थोड़ी ज्यादा जा सकती है। सो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी if the government's arithmetic adds up to whether they can give that relief at the bottom of the pyramid. तो ये कुछ 3-4 ब्रॉड चीजें हैं जिसकी वजह से मैं देखूंगा। इसके अलावा तो साल भर में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे इंपैक्ट डालते हैं, बट स्ट्रिक्टली फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ये कुछ चीजें हैं जो फॉरेनर्स भी देखेंगे, राइट? इसका एक रुपी पे भी इंपैक्ट पड़ता है। और आई वुड लाइक आई सेड वेरी वेरी कीनली वॉच व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यू प्रोजेक्शंस दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स ग्रोथ असम्पशंस दे आर टेकिंग। दैट इन इटसेल्फ, जैसे हम जिक्सॉ पजल बोलते हैं, वो फिर काफी सारी चीजें वहीं पे फिट हो जाएंगी। चलिए राहुल, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपके और हमारे जेब में और थोड़ा पैसा आ जाए बजट से। थैंक यू सो मच 2023 के आउटलुक पर अपना नजरिया शेयर करने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। Wish you and your team the same. Thank you so much for having me.